1848 तक पढ़ चुके हैं हम। आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट लॉर्ड डलहौजी। बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो देखो, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, ही वॉज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कितनी एज में बन गया था? 36 ईयर्स ओल्ड। ओके, इसके ऊपर आईएएस के अंदर एग्जाम में, आईएएस मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन व्हाई लॉर्ड डलहौजी कैन बी कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, उसके कुछ कारण हो सकते हैं, पूर्णतः लोग सेटिस्फाई हो ना हो। अंशुल आ गया। प्रेरणा पढ़ के आई हो आज की क्लास के लिए? हाँ भैया, थोड़ा पढ़ा है। डलहौजी के बारे में कुछ पढ़ा है? सिख वॉर हुआ था इसके टाइम में ना। अच्छा, सिख वॉर हुआ था। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ। उसके अलावा फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, इंडियन। उसके अलावा इंडियन पोस्टल सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इतनी सारी सेवाएं शुरू करने के लिए इसको भारत में इतनी सारी सेवाओं का जनक माना जाता है। ठीक है, टेलीग्राफ की पहली लाइन इंडिया के अंदर 1854 में, 1854 के अंदर कहां से कहां तक बिछी थी? कोई बच्चा बता सकता है? फर्स्ट इंडियन टेलीग्राफ लाइन किधर से किधर थी? बताओ, प्रेरणा, अंशुल। फर्स्ट लाइन वाज फ्रॉम आगरा टू कोलकाता। आगरा से कलकत्ता। ठीक है, इंडियन रेलवेज, ये तो बताओगे, ये तो पढ़ के आए होगे बॉम्बे से 100%। थाने। वेरी गुड। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1853 में शायद। 1854। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? बॉम्बे से थाने। ठीक है, 1853। 1853 चौवन कैसे लिख दिया यार? अलग से मेंशन करना चाहिए था। अच्छा, इसको 53 करो। उसके बाद हाँ भैया, 53। कोलकाता से रानीगंज, यहाँ पे कोल माइंस थी। 1854। और थर्ड है मद्रास से अराकोनम। ये 56 में। ये नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन पोस्टल सिस्टम। इंडिया में पोस्टल सिस्टम वैसे तो बहुत पुराना रहा था। जो हमारे राजा महाराजे भी थे उनके पास भी अपना पोस्टल सिस्टम होता था, मगर एक मॉडर्न पोस्टल सिस्टम जो हम आज भी यूज कर रहे हैं वो इसकी लॉर्ड डलहौजी की वजह से 1854 में आया। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कब शुरू किया था अगर तुमसे कोई पूछे, तो ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था 1837 के अंदर, बट उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ जाके 1854 में। ठीक है,
एक और हो गया इंडियन पोस्टल सिस्टम के बारे में। इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर अगर हम बात करें, इसने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की नींव रखी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो रोड और कैनाल वगैरह में बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी लाइफ का एक ये सबसे अच्छा कंस्ट्रक्शन वर्क कह सकते हैं, 1854 के अंदर इसने पर गंगा कैनाल बनवाई थी भाई, ठीक है। और इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर, रुड़की, जो बाद में हमारा जो फेमस आईआईटी रुड़की के नाम से फेमस है, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की के अंदर। तो ये डलहौजी के इतने सारे गुड डीड्स बोल सकते हैं। इसके अलावा सोशली उसने क्या क्या चेंजेस लेके आने की कोशिश करी इंडिया में। सबसे पहले विडो री मैरिज एक्ट, विडो री मैरिज एक्ट लेके आया 1856। यूनिवर्सिटीज बनाने की बात की। He recommended setting up of universities in Calcutta, Bombay and Madras, ठीक है। इसके अलावा इसके टाइम पीरियड में 1853 के अंदर जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम था, उसको ओपन कंपटीशन के लिए खोल दिया गया। ओपन कंपटीशन होता है कोई भी उस एग्जाम को, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस पे अप्लाई कर सकता है और फॉर्म फिल कर सकता है। पहले क्या होता था, जो कंपनी के बड़े अधिकारी लोग थे, वो भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म बहुत ज्यादा था इस एग्जाम के अंदर। वो अपने ही लोगों को इसमें हायर रैंक्स पे बिठा देते थे। बट 1853 में क्या हुआ, इसने क्या किया, इसको ओपन कंपटीशन के लिए छोड़ दिया कि इंडियंस कैन ऑल्सो अप्लाई। और बट इसका एक राउंड जाके होता था विदेश में। फाइनली 1854 के अंदर इसका जो रिटन एग्जाम था वो भी कहाँ होने लगा, इंडिया, ठीक है। कि कोई भी इंडियंस इसमें सेलेक्ट ना हो, इसलिए इसको एक पेपर वहां पे एक पेपर यहाँ पे, ऐसे ये लोग कंडक्ट करवाते थे। उसके बाद 1854 के अंदर ये पॉइंट उसने पहले उठाया था एक बार अंशुल ने, सर चार्ल्स वुड रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। इस बंदे एक्चुअली जो भी मॉडर्न एजुकेशन का श्रेय जाता है वो इसी को जाता है, सर चार्ल्स वुड को, ठीक है। और जो इसके रिफॉर्म्स थे इनको क्या कहा जाता है, दीज रिफॉर्म्स आर कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअल चार्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, मिलिट्री की अगर हम बात करें तो शिमला को सबसे पहले अपना समर कैपिटल बनाया, समर कैपिटल। इसके अलावा आर्मी के हेडक्वार्टर भी वहीं पे सेटअप करवा दिए, कहाँ पे, शिमला के अंदर। सेकंड पॉइंट, क्योंकि इन लोगों को इंडियंस पे भरोसा कम था कि यार ये धोखा ना दे दे, इसीलिए अपनी आर्मी के अंदर नेपाल से लोग लाके रिक्रूट करने लगे। न्यू गुरखा रेजिमेंट की शुरुआत की। यहाँ तक कि आज भी ब्रिटिश आर्मी के अंदर गुरखा है जो कि यहीं से नेपाल से रिक्रूट होते हैं। इंडियन आर्मी में भी गुरखा रेजिमेंट है।
ठीक है। इसके अलावा ही शिफ्टेड बंगाल आर्टिलरी फ्रॉम कैलकाटा टू मेरठ। यहाँ पे लाने का एक कारण ये था क्योंकि इनका एम्पायर अब बहुत ज्यादा वास्ट हो चुका था। कैलकाटा एक साइड में पड़ जाता था, मेरठ फिर भी इंडिया की सेंटर में आ रहा था कि भाई कहीं पे भी फोर्स भेजनी है तो यहाँ से तुरंत वो भेजी जा सकती है। ठीक है। अब बात करेंगे एनेक्सेशन, यानी इसने क्या क्या चीजें कब्जाई इंडिया के अंदर। ठीक है। अ, इसके बारे में, एनेक्सेशन के बारे में कुछ बताओ भाई, इसने कैसे क्या कब कब्जाया था, ये कौन सी पॉलिसी यूज करता था कब्जाने के लिए, कोई आइडिया? अंशुल पढ़ के आए हो, जनरली अप टू डेट रहते हो तुम लोग यार। अंशुल स्पीक अप इफ यू आर देयर। नहीं दिया। नहीं पढ़ के आए, चलिए। सबसे पहले अवध, OUDH, या फिर कई जगह पे स्पेलिंग मिलेगी AW, अवध है। ठीक है। अवध को क्या कह के कब्जा लिया कि भाई यहाँ पे मिसमैनेजमेंट बहुत है। ये बहुत क्वेश्चन आता है भाई कि विच स्टेट वाज एनेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट। नवाबों के बारे में एक चीज कहा जाता है कि नवाब कितने अयाश थे, और वो एक नवाब, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, उसकी भी जो टेरिटरी थी उसको भी मिसमैनेजमेंट के उस पे उन्होंने कब्जाया था अंग्रेजों ने। तो स्टोरी ये कहती है कि नवाब जो था अपने कमरे में वो कैरम कैरम बोल दो या जो वो ऐसा होता था ना लूडो टाइप, वो खेल रहा था। ठीक है। तो फौजी आते हैं फटाफट भाग के कि सरकार, जो ब्रिटिश आर्मी है वो हमारी सीमाओं पे आ चुकी है। तो वो कुछ नहीं करता है, वो आराम से बैठा रहता है, वो अपनी अय्याशियों में इतना मस्त था, कोई नहीं, आ गई तो कोई बात नहीं। फिर लोगों में हड़कंप मचता है तो लोग भागने लगते हैं इधर से उधर। फिर भाग के कुछ सिपाही आते हैं कि भाई तेरे महल के आसपास जो है ब्रिटिश आर्मी आ चुकी है। फिर भी वो बंदा अपना गेम कंटिन्यू रखता है। अब वो फिर से कुछ सिपाही आते हैं कि साहब की जो आर्मी है हमारे महलों में अंदर घुस चुकी है। अब जो ये चार तीन खिलाड़ी थे ये भी उठ के भाग जाते हैं। फाइनली अंग्रेज ही इसके दरवाजे पे खड़े होते हैं, और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने पूछा भाई सब भाग गए तुम क्यों बैठे रह गए? तो नवाब जी रिप्लाई देते मेरी चप्पल बनाने वाला कोई आया ही नहीं। तो ये इतने अयाश थे कि ये कुछ भी नहीं करते थे, ये बस आराम से मौज लेते थे जिंदगी की। और फाइनली अंग्रेजों ने ऐसे इन लोगों की स्टेट जो है कब्जाई ऑन द बेसिस ऑफ मिसमैनेजमेंट। ठीक है। उसके बाद जैसे कि इसने कहा, हमारी स्टूडेंट क्या नाम है इसका, प्रेरणा, पंजाब वॉर, तो ही एनेक्स्ड पंजाब। भैया इसने एक पॉलिसी भी अपनाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई वाज कमिंग ऑन दैट ओनली। पंजाब को कैसे कब्जा है? सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में। बहुत अच्छे। थर्ड वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके बारे में स्कूल में भी पढ़ा होगा यार, किसी को याद है इसमें क्या करते थे? कोई आइडिया? झांसी की रानी के बारे में सुना होगा कि क्या हुआ था, क्यों लड़ाई हुई थी? एनी आइडिया व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? अंशुल, दिलीप, प्रेरणा। प्रेरणा पढ़ के आई है, प्रेरणा शुड स्पीक अप। प्रेरणा क्या होता था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में? ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया था जिसमें मैंने पढ़ा, उसमें बस लिखा हुआ था कि ये इसने पॉलिसी अपनाई थी, और आवाज नहीं आ एक्सप्लेन रही किया यार था था। तुम्हारी। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बेसिकली क्या होता था, डॉक्ट्रिन की एक तो स्पेलिंग गलत है। डॉक्ट्रिन, ये एक ऐसी पॉलिसी ये बंदा लेके आया
कि इसने ये देखा कि भाई राजा का बेटा राजा हो रहा है इंडिया के अंदर। इसने ये कह दी जिस राजा के औलाद नहीं हुई उसकी जो गवर्नेंस है वो किसके अंडर आ जाएगी, ब्रिटिश के अंडर। ठीक है, ये ऐसी पॉलिसी लेके आया कि भाई जिस बच्चे की औलाद बच्चा बोल रहा हूँ, जिस राजा के कोई औलाद ना हो उसकी जो गवर्नेंस होगी उसके राज्य की, इट विल कम अंडर ब्रिटिश। कौन कौन सी स्टेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से इन्होंने कब्जाई, सबसे पहली बार सतारा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ईयर भी लिख देता हूँ, हाँ भाई। 1848। उसके बाद जयपुर एंड संभलपुर। संभलपुर 49 में, बाघट 1850। झांसी भी है भैया। अरे रुको बालक रुको, उदयपुर आप बोलो झांसी, 1854 में हुई है। ठीक है, झांसी से पहले देखो कितने सारे स्टेट्स, अरे यार कितने सारे जो स्टेट्स थे वो ये लोग कब्जा चुके हैं, और ये मुख्य हैं, कब्जा इन्होंने और भी, बट जो मोस्ट फेमस है ये आपको पता होने चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहली स्टेट आ जाती है अक्सर, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट दैट वॉज एनेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट इज सतारा। झांसी का फेमस क्वेश्चन है, व्हेन इट वॉज एनेक्स्ड, 1854। ठीक है, रेस्ट यू शुड नो। तो ये सब हमने पढ़ा लॉर्ड डलहौजी के बारे में। कोई अन्य पॉइंट जो आप ऐड करवाना चाहें, आई विल राइट। किसी को और कोई पॉइंट याद आ रहा है तो बता सकता है, नहीं तो आगे चलते हैं। इसी के कार्यकाल में चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया था। ये कौन सा चार्टर एक्ट है, कोई बच्चा बता सकता है जो रेगुलर आ रहा है क्लास में, नोट्स अपडेट कर रहा है? विच चार्टर इज दिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? अब तक कितने आ ये चुके हैं? सेकंड। नो, दिस इज थर्ड वन, थर्ड एंड द लास्ट वन। फर्स्ट कब आया था? शायद 1803 में आया होगा, फिर 20 साल बाद, या 13 में आया था क्या? 13 में आया होगा, फिर 33 में आया होगा, फिर 53 में आया होगा। दिस इज द सीक्वेंस, 1813, 33 और 53, ऐसे याद रखो। 20 ईयर्स के गैप पे आया था। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि चार्टर का मतलब क्या होता है। चार्टर एक रिटन डॉक्यूमेंट दिया जाता था कंपनी के एम्प्लॉयज को कि तुम्हारी राइट्स और प्रिविलेजेस क्या हैं, क्योंकि 1857 के बाद, जब नेक्स्ट क्लास में लूंगा कि 1857 के बाद क्या हुआ, ज़ारा जो कंपनी का रूल था वो खत्म हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है ब्रिटिश के लिए। तो 1853 वॉज द लास्ट चार्टर एक्ट। उसके बाद कंपनी ही नहीं बची, तो कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए क्या राइट्स और क्या प्रिविलेजेस, राइट? सो दिस इज द लास्ट चार्टर। और इसमें कुछ मुख्य बातें, एक तो पहले होता था गवर्नर जनरल, राइट? उसका एक सबॉर्डिनेट लेके ये आ जाते हैं, विच इज लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट ये ऐसा सिस्टम यहाँ पे इस चार्टर के थ्रू, एक्ट के थ्रू लेके आते हैं कि भाई जैसे आज की अपनी राज्यसभा है वैसा कुछ ये सिस्टम बनाने लग गए थे इंडिया के अंदर। ठीक है, दिस आई एम नॉट मेंशनिंग, बट ऐसा मतलब शुरू हो चुका था। इसके अलावा आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, को एक ओपन कंपटीशन घोषित कर दिया गया था। दिस वाज ए ओपन कंपटीशन फॉर ऑल, में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं दे कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, और इसके लिए जो कमेटी का गठन हुआ था, दैट वाज मैक्यूले कमेटी, एंड मैक्यूले वाज मेड द चेयरमैन।
जैसे आज यूपीएससी का चेयरमैन होता है तो उस टाइम मैक्यूले जो था आईसीएस का चेयरमैन बनता है, ठीक है। इसी दौरान आता है वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच, दिस इज इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1854। ये एजुकेशन से रिलेटेड था एंड मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड था। दिस इज कंसिडर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा, तो वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, ठीक है। ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इसके अलावा it is considered as first comprehensive spelling is wrong. If I make a spelling error, please do let me know. Comprehensive plan for spread of modern education in India. एक्चुअली अंग्रेजों की क्या सोच थी, ये सोचते थे कि अफ्रीकन्स, इंडियंस, इनको एजुकेट करना अंग्रेजों की जिम्मेदारी है। उसको बोलते थे ये लोग, क्या बोलते थे यार, वाइट मेंस बर्डन, यानी हमारी सरदर्दी है इन जाहिलों को एजुकेट करना, इनको पढ़ाना। ये खुद को इतना सिविलाइज्ड मानते थे कि रेस्ट ऑफ द पीपल दे ट्रीटेड देम एज अनसिविलाइज्ड, कि ये तो भाई जाहिल लोग हैं। और इनकी क्या सोच थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, ही यूज्ड टू से कि इंडिया का जितना भी लिटरेचर वगैरह है, जो भी इनका इतिहास है, इनकी सारी बुक्स अगर हम उठा के पढ़ भी लेना तो इंग्लैंड की किसी छोटी लाइब्रेरी की एक शेल्फ में रखी हुई कुछ बुक्स इंडिया का सारा ज्ञान जो है उसके अंदर समा सकता है। बट दे वर फूल्स, राइट। उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं था इंडिया कितना बड़ा है, कितना डाइवर्सिफाइड और कल्चरल कंट्री था। बट इट्स ओके, वाइट मैन्स बर्डन ये समझते थे इस चीज को। और जो ये वुड्स डिस्पैच आया, इट रिकमेंडेड vernacular primary education for all। एक्चुअली जो पहले के एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कमेटी आई थी, डिस्पैच आए थे, दे वर फोकसिंग कि हमें सिर्फ ऐसे इंडियंस चाहिए जो क्लर्क्स बन सके हमारे ऑफिस में, आए काम करें चुपचाप और घर चले जाएं, ज्यादा बकवास ना करें। उनको ये मतलब नहीं था जनता पढ़ेगी लिखेगी कि क्या करना है उनको। बट दिस वुड्स डिस्पैच वाज डिफरेंट। इसने क्या कहा, भाई एजुकेशन सभी का अधिकार है और सभी को मिलना चाहिए। सो इट रिकमेंडेड वर्नैक्युलर प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि भाई प्राइमरी एजुकेशन कब तक होती है, 5th क्लास तक, वो उस बच्चे की मातृभाषा में दी जाए। अगर तमिलियन है तो तमिल भाषा में, यूपी का है तो हिंदी में, बंगाली है तो बंगाली भाषा में। जो पहले के आए थे वो क्या कहते थे, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाओ। अब सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाओगे तो बच्चे को क्या समझ में आने वाला है। और इसका एक और अच्छा पॉइंट ये था कि फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन, पे स्ट्रेस देता है। इट स्ट्रेस्ड, STRESSED, स्ट्रेस्ड अपॉन या ऑन फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन। आज भी हमारा देश इसी समस्या से जूझ रहा है और यही सजेशन आज भी दिए जाते हैं, औरतों को और वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करो। शायद दिल्ली के अंदर तो अब लोग अवेयर हुए हैं और दिल्ली गवर्नमेंट भी काफी वोकेशनल कोर्सेज करा रही है, बाकी गवर्नमेंट्स का मुझे नहीं पता। चलिए, बीच में एक बार अंशुल ने कहा था कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में, ये परमानेंट सेटलमेंट वगैरह के बारे में वो बात शुरू की थी। आज हम उसको डिस्कस करेंगे।
कि व्हाट वाज द इंग्लिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो कौन कौन से सिस्टम आए थे? एक तो परमानेंट सेटलमेंट आई थी। और कौन सा आया था भाई? रैयतवारी सिस्टम आया था। जिम्मेदारी सिस्टम, हाँ, रैयतवारी सिस्टम, मालावारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम था वो तो थोड़ा सा क्या, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ओनली। अभी देखते हैं महलवारी। सबसे बेस्ट वाला कौन सा था इनमें से? अंग्रेजों को सबसे सूटेबल कौन सा लगा? या चलो ये बताओ, सबसे पहले आया कौन सा था? सेकंड, नो। बेस एनीबॉडी? परमानेंट, कौन सा? परमानेंट सेटल सिस्टम। करेक्ट। सबसे पहले आया था परमानेंट, उसका बेटरमेंट वाज रैयतवारी, उसका और बेटरमेंट वाज महलवारी। अब हुआ क्या था, 1773, अपने नोट्स में आप चेक करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे एक सिस्टम शुरू हुआ था, इतरेदारी। करेक्ट। इसके अंदर क्या होता था, लैंड को लीज पे दे देते थे किसी एक जमींदार को, बड़े जमींदार को। जो जमींदारी सिस्टम की आप बात कर रहे हो, जमींदारी क्या था, बेसिकली उसको जमीन दे दी। अब उसको कह दिया भाई इतना टैक्स तू लेके आएगा, कहीं से भी लेके आए, इतना टैक्स लेके आ, बारिश आए ना आए, फेमाइन आए, कुछ भी हो, यू हैव टू गिव दिस मच रेवेन्यू। ठीक है, हिज रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, और वो जो था लीज पे था सब कुछ। ठीक है। अब इसी की ये क्योंकि टाइम पीरियड इसका बहुत थोड़ा था। अब होता क्या है, 1786, ये कौन लेके आया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। 86 से 90 के बीच में आ जाते हैं कौन भाई? कॉर्नवालिस साहब। कॉर्नवालिस। इसने क्या करा, इसने इसको इंक्रीज कर दिया इस टाइम पीरियड को, कि भाई इसको 10 इयर्स कर दो। और 10 इयर्स किसी भी जीवन के अंदर, अगर मान लो एवरेज 60 या 70 है, तो 10 इयर्स इज अ बिग थिंग। तो 10 इयर्स क्योंकि एक लंबा पीरियड था, इसीलिए सिस्टम को परमानेंट सिस्टम या सेटलमेंट का रूप दिया गया, कि भाई 10 साल के लिए आपका जो रेवेन्यू है, मान लो अगर इस जमीन से 100 टैक्स आना है, तो 10 साल के लिए 100 ही आना है। ठीक है, बट बाद में ये क्या करते थे, 10 साल हुए या नहीं हुए, 6 साल में चेंज कर दिया, 7 साल में चेंज कर दिया, ऐसे करते थे। बट ऑन पेपर दे यूज टू शो कि भाई 10 साल के बाद चेंज होगा। ये कौन लेके आया था, किसका टाइम पीरियड वाज ऑफ कॉर्नवालिस, किसका आइडिया था? ये आ जाता है सर जॉन शॉ। ठीक है। बाद में ये भी गवर्नर जनरल बनता है इंडिया का। ठीक है। कहाँ कहाँ ये आया था? बंगाल और बिहार के अंदर सबसे पहले इसको आजमा के देखा था, बाद में दूसरे पार्ट्स में इसको ले जाने की कोशिश की थी, 1793, बाय कॉर्नवालिस। ठीक है। इसको कहते हैं सनसेट लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कौन सा सिस्टम इज नोन एज सनसेट लॉ। सनसेट लॉ का अर्थ ये था, अंग्रेज एक डेट फिक्स कर देते थे, ठीक है, कि भाई 31 जुलाई के सूरज ढलने से पहले ये तुम्हारा जो टैक्स है वो आ जाना चाहिए। अगर टैक्स नहीं आया 31st की सनसेट को, तो जो नेक्स्ट 1 अगस्त आएगी, सबसे पहले उस जमींदार को हटा दिया जाएगा और उसकी जमीन भी कब्जा ली जाएगी। ठीक है। तो ये दिस इज नोन एज द सनसेट लॉ, परमानेंट सेटलमेंट। उसके बाद आता है रैयतवारी सिस्टम, जिसमें रैयत, ROYT, इसका मीनिंग कोई बता सकता है? कोई पढ़ के आया है? इसका मतलब है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर या रैयत। कौन सी भाषा का शब्द है? पर्शियन। पर्शियन लैंग्वेज का। ठीक है। किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो, 1820 के अंदर। ठीक है। ये एडवांसमेंट था किसका? परमानेंट सेटलमेंट का।
इसमें इन्होंने क्या करा, जमींदार को बीच से हटा दिया और कल्टीवेटर को वो राइट दे दी कि भाई जिसका खेत है वो खुद से आगे अपना जो है टैक्स जमा करवा दे। ठीक है। और कौन कौन से एरियाज कवर हुए इसमें? मद्रास, बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ असम और कूर्ग। ठीक है। इसके अंदर जो सबसे प्लस पॉइंट इसका ये था, जमींदार को हटा दिया गया था बीच से। बट अब इसकी ड्रॉबैक्स क्या थे? भाई मान लो एक गांव में 100 किसान है, 100 जमीनें हैं, ठीक है। अब हर बंदा जा रहा है, यानी अब ऑफिस के अंदर 100 आदमी पहुंचेंगे। पहले मान लो अगर 100 विलेजर्स थे तो उनके ऊपर एक जमींदार होता था, वो जाके टैक्स पे कर देता था सबका। अब 100 लोग जा रहे हैं उससे गवर्नमेंट पे और ज्यादा कि यार किसका आया किसका नहीं आया, ये बड़े परेशान होते थे अंग्रेज। और बेटरमेंट के लिए कौन सा सिस्टम लेके आए? महलवारी। ठीक है। इन्होंने अब क्या किया फिर से, अब किसानों को भी हटाओ। इन्होंने कहा भाई महल बनाओ। अब ये महल क्या है? दिस इज ग्रुप ऑफ विलेजेस। एक गांव नहीं, बहुत सारे गांव का एक हेड बना दो भाई। ठीक है। जिसको लंबरदार कहेंगे, या नंबरदार, जो गांव में आजकल तुम सुनते होगे किसी के ये लंबरदार है या नंबरदार है। ये जो टाइटल था उस बंदे को दे दिया जाता था जो टैक्स कलेक्ट करेगा और दे के आएगा। कब आया ये सिस्टम? 1833 के अंदर। किसके टाइम पीरियड में? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन था भाई इंडिया का उस टाइम? बेंटिक। ठीक है। और इंट्रोड्यूस किसने किया था? जैसे उधर जॉन शोर था दिमाग लगाने वाला, हु इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम? दिस इज हॉल्ट मैकेंजी। मैकेंजी। ठीक है जी। लंबरदार was generally the leader of the community. लीडर ऑफ कम्युनिटी। तो बेसिकली ये तीन बड़ी फेमस इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज आई। और इसके बाद अब शुरू होएगा 1857 का रिवोल्ट। कौन से वाला? 1820 में आई थी। सेकंड वाली 1820 में आई थी ना, रैयत वाली। कौन लेके आया था? थॉमस मुनरो। ठीक है। और कोई डाउट? नहीं। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे 1857 का रिवोल्ट। चलो भाई, अभी तक हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसी देख रहे हैं इंडिया के अंदर कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं इंडियंस के साथ, राइट। तो बहुत सारे रीजंस थे इस रिवोल्ट के। कुछ मुख्य रीजंस बता सकते हो? कुछ मेजर रीजंस, रीजंस नहीं, रीजंस फॉर दिस रिवोल्ट, कोई भी। चलो एक मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि they used to treat Indians as uncivilized, कि this is white man's burden to educate such people, right? तो ऐसे हीन भावना के साथ जब इंडियंस को ट्रीट किया जाता था तो इंडिया के जो सेंटिमेंट्स थे दे वर गेटिंग हर्ट। तो पहला रीजन तो यही है, बिहेवियर ऑफ ब्रिटिशर्स। बिहेवियर। अब आप देखोगे इंडिया पे रूल करने वाले लोग और भी आए, जैसे कुशांक्स आए, इंडो ग्रीक्स आए, ठीक है, बहुत सारे लोग आए। बट वो इंडिया के ही सिस्टम में घुल मिल गए। उन्होंने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि भाई ये हम बड़े हैं या ये छोटे हैं, ऐसा नहीं। वो इधर ही आके रहने लगे, यहीं पे बस गए, अपना कल्चर हमारे कल्चर के साथ मिक्स कर दिया। बट ब्रिटिशर्स बिल्कुल ही अलग थे। यूरोपियन स्टाइल से ये लोग आए थे और इंडियंस को मतलब बहुत ही ज्यादा हीन भावना। सेकंड, इंडियन कल्चर के साथ इन्होंने बहुत चेंजेस करने की कोशिश की। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, भाई इंडिया के अंदर अगर कोई विडो हो गई
तो उसको बड़ी गलत निगाहों से देखते थे कि यार ये तो आदमी को मार देती है, डायन है, ये है वो है। ये क्या लेके आए, विडो मैरिज एक्ट लेके आए। बताओ, ये अंग्रेज अब हिंदुस्तानी उस टाइम का ये सोचेगा पता नहीं क्या गंदा सिस्टम लेके आए हैं, जिसके साथ ब्याह होगा उसका वो फिर मर जाएगा आदमी। तो इस सती प्रथा पे रोक लगा दी अंग्रेजों ने। तो इंडिया के जो कल्चरल चेंजेस ये लेके आने लगे, ये भी इंडियंस को पसंद नहीं आ रहे थे। उसके अलावा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ये पूरी तरह चेंज करने की कोशिश कर रहे थे कि जो तुम पढ़ते हो वो बेकार है, यू डोंट हैव एनी कल्चर, और हमारा कल्चर, हमारी एजुकेशन इज मोर सुपीरियर देन व्हाट यू आर स्टडिंग हियर। ऐसा कोई मदरसा या संस्कृत कॉलेज में वो लोग नहीं पढ़ते थे, स्कूल और कॉलेजेस थे वहां पे इंग्लैंड में, और उसी पे वो काम हो रहा था। उसके अलावा अ, रुको रुको, एक दो पॉइंट और आ रहा था दिमाग से। एजुकेशन हो गया, भैया बिहेवियर। हाँ, इंडियन सोल्जर, सोल्जर। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडियन सोल्जर, हाँ, सोल्जर्स भी अभी डिस्कस करेंगे। एंड भैया गन्स जो होती थी वो बेबी फ्लैग से उमर भी बनाई फैला थी। था। हाँ, वो सोल्जर से रिलेटेड हो गया। एनीथिंग एल्स और कुछ? इनकी रेवेन्यू पॉलिसी, देखो बहुत सारे रीजन थे। एक्स्ट्रा बर्डन जो था एक फार्मर के ऊपर ही आता जा रहा था, है ना। इसके अलावा और सोचो, देखो बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे। थिंक ऑफ इट। और क्या हो सकता है? गिव मी गुड रीजन। पोजीशन ऑफ किंग इन्होंने बहुत खराब कर दी थी। इंडिया के अंदर राजा की बड़ी वैल्यू थी, इन्होंने आते उनको पेंशन पे रख दिया, जाओ तुम अब पेंशन पे रहो, मौज से रहो। ठीक है, पोजीशन ऑफ किंग इन्होंने बर्बाद करी। अब मुख्य आ जाते हैं सोल्जर्स। सोल्जर्स के अंदर एक भावना थी, जैसे इसने कहा कि भाई जो इनके कमांडिंग ऑफिसर्स थे वो केवल ब्रिटिश थे, और जो नीचे काम कर रहे थे वो इंडियंस थे, और बड़ा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन था। दैट इज करेक्ट। सेकंड, जो अभी प्रेरणा ने कहा कि एक अफवाह उड़ गई कि जो कार्ट्रिजेज हैं, कार्टेज कार्ट्रिज की स्पेलिंग बताएगा यार कोई? चलो भाई, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखते हैं हु इज गोइंग टू आंसर मी। टेल मी पर्सन हु इज बैड एट स्पेलिंग। स्पेलिंग इंग्लिश का एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं हु कैन आंसर। कोई है बच्चा? हु कैन आंसर दिस? भैया कैकोग्राफिस्ट। करेक्ट, वेरी गुड यार, कैकोग्राफिस्ट। चलिए, एक इंग्लिश का वर्ड भी याद हो गया इसी बहाने। अब कार्टिलेज की स्पेलिंग बताओ यार, या मैं नेट पे सर्च करना पड़ेगा। कार्टिलेज, ये कार्टिलेज मीनिंग, नहीं ये नहीं है। अभी जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो लिख देता हूँ, तुम अपनी बुक्स चेक कर लेना भाई। कार्टिलेज, जो कार्टिलेज था उसके अंदर जो ग्रीस थी, उसके अंदर एनिमल्स का जो मीट था वो यूज होता था। बेसिकली मुसलमानों के लिए कह दिया गया उसमें पिग है, हिंदुओं के लिए कह दिया गया उसमें काव है, जिससे उनको लगा कि भाई हमें कल्चरली जो है हानि पहुंचा रहे हैं। हाँ, इसके अंदर एक रीजन और, क्रिश्चियन मिशनरीज आने लग गए थे। क्या कोई बता सकता है कौन सी एक्ट के थ्रू ये आने लगे थे? कौन सा चार्टर आया था? क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में परमिशन कब मिली थी? एनीबडी? कौन से चार्टर एक्ट के थ्रू?
चार्टर एक्ट ऑफ 1813, अगर किसी को याद है तो यू शुड ऑलवेज रिवाइज बिफोर कमिंग। ठीक है, अब मुख्य कारणों पे आ जाएंगे। ये तो होगी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बताइए भाई, कहाँ से शुरू हुआ था? somebody टेल मी। अब ये कहानियां बच्चों को याद हैं सभी को, आशा करता हूँ आपको भी याद होंगी। चलिए टेल मी। हाँ, 1856 का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं। 1856 के अंदर जो इंडिया के अंदर आर्मी थी, उसके अंदर 2,38,000 इंडियन सोल्जर्स थे और ब्रिटिशर्स वर ओनली 45,000। इंडियंस चाहते तो इतने थप्पड़ मार के इनको भगा सकते थे कि इंग्लैंड तक ये भागते भागते जाते, मगर क्योंकि इनके पास लीडर्स नहीं थे, इसलिए 45,000 भी 2 लाख से ऊपर लोगों पे हावी पड़े। तो दिस वॉज ए इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू। अब हम शुरू करते हैं। जिस अभी कार्टिलेज की हम बात कर रहे थे, उस टाइम ये गन आई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। जो रॉयल एनफील्ड आज भी आप बुलेट चलाते हो, वो वही कंपनी है जो बाद में अब इंडियन हो गई है। अब कौन है इसका मालिक? कोई बच्चा बता सकता है? रॉयल एनफील्ड किस कंपनी के अंडर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? पिक्चर आइशर मोटर्स। पिक्चर मोटर। करेक्ट करेक्ट, गुड। तो वीर सावरकर ने 1857 के रिवोल्ट को Veer Savarkar, he told, yeah, he commented that it was the India's first war of independence. ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो गन आई थी, दिस इज एनफील्ड राइफल। ठीक है, अच्छा। अब बात है 29 मार्च 1857। 29 मार्च को बैरकपुर एक जगह है, कहाँ पर है? कोई बच्चा बता सकता है? बैरकपुर, वेयर इज दिस प्लेस? ये बंगाल के अंदर है। दिस इज इन बंगाल। यहाँ पे सिपाहियों ने ये गन यूज करने से, ये राइफल यूज करने से मना कर दिया और विद्रोह इतना भड़का कि 34th नेटिव इन्फेंट्री में एक बंदा था जिसका नाम क्या था भाई? बताओ, फेमस है यार। भैया मंगल पांडे। करेक्ट, हमारा प्यारा, सबका दुलारा श्री मंगल पांडे जी ऑफ, दिस इज इम्पोर्टेंट, 34th नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन आ सकता है कि मंगल पांडे बिलोंग टू विच यूनिट ऑफ आर्मी? ही बिलोंग टू 34 नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, वॉज हैंग्ड। अच्छा, पहले तो हमला तो होने दो। इस बंदे ने 29 मार्च को एक अपने सीनियर ऑफिशियल पे अटैक कर दिया, उसको मार दिया एंड फाइनली ही वॉज गिवन पनिशमेंट ऑफ डेथ अंटिल। लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट हडसन को मारा था इसने। करेक्ट, 6 अप्रैल। एंड दैट इज मेजर 6 अप्रैल को इसको हैंग कर दिया जाता है एंड ही इज किल्ड इन दैट। ठीक है, उसके बाद आता है 24 अप्रैल। हुआ है। अंशुल, योर वॉइस इज ब्रेकिंग यार। मेरी बुक में 8 अप्रैल लिखा हुआ है हैंग का। चलो, दिस कैन बी अपडेटेड। 8 अप्रैल अपनी बुक्स में चेक कर लेना यार, 8 या 6 अप्रैल, वॉट एवर इट इज गिवन। ठीक है, इसके बाद 24 अप्रैल। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऐसे ही झगड़ा शुरू होता है मेरठ के अंदर। अब धीरे धीरे बात पूरी इंडिया में फैल रही है कि जो ये कार्टिलेज है इसकी, एनफील्ड राइफल की, इसके अंदर जो मास यूज हो रहा है, गाय का है या सुअर का है। ठीक है, इसके अंदर मेरठ में भी रिवोल्ट शुरू हो गया और यहाँ पे 5 सिपाही थे ऑफ 3rd नेटिव कैवलरी। देखो, दिस इज कैवलरी, वो इन्फेंट्री था। कैवलरी और इन्फेंट्री में क्या फर्क है अंशुल? एफ कैट के लिए जा रहे हो? नहीं पता भैया। इन्फेंट्री इज सोल्जर्स ऑन फुट, जो पैदल होते हैं। कैवलरी है घुड़सवार। ठीक है,
थर्ड नेटिव कैवलरी के 5 सिपाही को हैंग कर दिया गया और 85 को इम्प्रिजन कर दिया गया। ठीक है, 85 वर इम्प्रिजन। अंग्रेजों को लगा अब ये जो रिवोल्ट है बस शांत हो गया, बट ये तो आगाज था। ठीक है, अब हुआ क्या, 10 मई को मेरठ के अंदर ही जो बाकी यूनिट्स थी उनमें विद्रोह फैल जाता है और ये अपने 85 जो सिपाही हैं इनको आजाद करा के कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली। और दिल्ली में बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स दिल्ली पहुंच जाते हैं उस टाइम पे। अगर 10,000 एज ए सोल्जर काउंट किया जाए तो बहुत ज्यादा मतलब माना जाएगा। ठीक है, और उस टाइम दिल्ली में जो राजा था कौन था, कोई बता सकता है? बहादुर शाह। ठीक है, और बहादुर शाह की उम्र उस टाइम शायद 86 या 87 थी, तो ये अब वैसे ही मरने वाला था। और इन्होंने आके हड़कंप मचा दिया दिल्ली में और अ, इस पे आके बहादुर शाह जफर पे दबाव बनाया कि भाई अब तेरे को लड़ाई लड़नी होगी। एज अ हम तुम्हें जो है एम्परर ऑफ इंडिया घोषित करते हैं, बट ही वॉज नॉट विलिंग टू फाइट। बट फाइनली इसको इतना चढ़ा देते हैं कि भाई तू ही राजा है अब तो इंडिया का, तो उसको क्या कह देते हैं कि यू आर एम्परर ऑफ इंडिया और अब हम तेरे अंडर में लड़ाई लड़ेंगे। ही वॉज नॉट विलिंग एक्चुअली, बट इसके दरबार में जो कोतवाल था उसका नाम था भगत भगत खान। ठीक है, ही वॉज कमांडर इन चीफ इन द आर्मी ऑफ बहादुर शाह। उसने इसको और ज्यादा प्रोत्साहित किया कि नहीं नहीं लड़ेंगे लड़ेंगे, इससे हमारा जो मुगल काल था वो दोबारा इंडिया में आ जाएगा। और ये नाना करते हुए भी इसको खुदवा देते हैं युद्ध में कि यार मैं तो वैसे ही मरने लग रहा हूँ, क्यों मेरे को मरवा रहे हो, बट नहीं मानती पब्लिक के आगे, इसको झुकना पड़ता है। और फाइनली अब ये युद्ध की जो स्थिति है यहाँ तक आ जाती है और भगत खान जो है ही बिकम्स लीडर ऑफ रिवोल्ट। एक्चुअली नाम किसका हुआ, बहादुर शाह का। ठीक है, बट हु इज द लीडर, भगत खान। दिस यू शुड रिमेम्बर। ठीक है, अब यहाँ पे दिल्ली के अंदर विद्रोह शुरू हो जाता है। सेकंड प्लेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कानपुर। लास्ट क्लास में एक बंदे का नाम मैंने आपको बताया था, दिस इज नाना साहेब। किसी को याद है इसके बारे में मैंने क्या बताया था? ये मराठा सागर। हाँ करेक्ट। जो लास्ट पेशवा या मराठा था जिसका नाम था बाजीराव सेकंड, ये उसका जो था अडॉप्टेड सन था। ठीक है, और इसके दो जो थे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता था ये अपने जनरल्स पे। एक तो था तात्या टोपे, तात्या टोपे, एंड सेकंड वाज अजीमुल्ला, अजीमुल्ला। तो इसके दो जनरल होते थे। ठीक है, और तात्या टोपे वाज वेरी गुड एट गुरिल्ला वारफेयर, बहुत ही ज्यादा युद्ध कुशल ये व्यक्ति था और नाना साहिब का बहुत बड़ा समर्थक था। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि कानपुर वगैरह पे सब जगह ब्रिटिशर्स का कब्जा हो चुका है, ये एक आर्मी अरेंज करते हैं और कानपुर पे हमला कर देते हैं। ठीक है, और कानपुर को आजाद करवा लेते हैं। जब ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है 1857 के अंदर, अंग्रेजों को वहां से भगा देते हैं। बट फाइनली क्या होता है, दोबारा अंग्रेज इन पे हमला करते हैं कॉलिन कैंपबेल के उसके अंदर, लीडरशिप के अंदर, और ये बंदा आके इसको हराता है। ठीक है, हु डिफीटेड नाना साहिब, दिस यू शुड नो, कॉलिन कैंपबेल। ठीक है, अब क्या हुआ, ये एकदम से नहीं हराया, काफी टाइम बाद हराया। और सेम, क्योंकि जहाँ पे अब आग लगती है तो धुआं उठता है, अब ये धुआं लखनऊ भी जा पहुंचा कि ऐसे ऐसे वहां पे विद्रोह छिड़ा है और इन्होंने अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। यहाँ पे हजरत महल, हजरत महल
जो कि अवध की महारानी थी, जो मिसमैनेजमेंट के अंडर में इन्होंने कब्जाया था, उसकी रानी थी। और इसने भी युद्ध की घोषणा कर दी और फाइनली इसको भी कौन हराएगा आके? कॉलिन कैम्पबेल एंड जनरल आउटरम। ठीक है, फाइनली आकर इसको हरा देंगे। बट यहाँ पे अब आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से लड़ाई कर रहा है। तो कानपुर से नाना साहिब, लखनऊ से हजरत महल। और अब देखें, अब ये जो लड़ाई थी कहाँ से? कानपुर से जो चली थी। कानपुर को कब्जाने के बाद तात्या टोपे को नाना साहिब कहाँ भेज देता है? 20,000 लोगों के साथ, विद 20,000 मैन प्लस तात्या टोपे, झांसी की रानी की मदद के लिए। ठीक है, वहां पे कौन है? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का पूरा या असली नाम कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ लक्ष्मीबाई? उसकी फिल्म नहीं देखी क्या? मैंने भी नहीं देखी। मणिकर्णिका, कंगना रनौत की। मणिकर्णिका तांबे। ठीक है, इसकी मदद के लिए तात्या टोपे जाता है। पर इतने लक्ष्मीबाई जो थी, झांसी ऑलमोस्ट हार चुकी है। वहां पे अब ये लोग क्या करते हैं? लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे भागते हैं कहाँ के लिए? ग्वालियर। ग्वालियर जो है सिंधिया राजा बैठा हुआ है, और जाकर इसका फोर्ट कब्जा लेते हैं ये लोग। और ग्वालियर में जो सिंधिया राजा है उसको बोलते हैं कि यार तू हमारी हेल्प कर। बट वो जो था अंग्रेजों के लिए वफादार था, और इसकी वजह से तात्या टोपे और झांसी की रानी का जो आर्मी थी वो हार जाती है। ठीक है, और फाइनली बैटलफील्ड में झांसी की रानी शी डाइज हियर। कहाँ पे? फाइटिंग इन दी ग्वालियर। ठीक है, तात्या टोपे का क्या हुआ? नोबडी नोज। दो स्टोरी है, एक तो वो भाग गया, सेकंड उसकी जानकारी कोई मुखबिर दे देता है, बाद में इसको अरेस्ट किया जाता है एंड ही इज फाइनली हैंग्ड। अब दोनों में से कौन सी बात सच है? नोबडी नोज। नेक्स्ट प्लेस इज बिहार। बिहार से कौन से? फैजाबाद। फैजाबाद से मौलवी साहब थे, अहमदुल्ला। और इलाहाबाद से लियाकत अली। लियाकत अली। मेरठ से कदम सिंह। बरेली से खान बहादुर। स्पेलिंग इज रॉन्ग। बहादुर। और हमारे हरियाणा से राव तुलाराम। राव तुलाराम। ठीक है, अब फाइनली 58 आते आते जो लड़ाई खत्म हो जाती है, और ब्रिटिश जो है अपने हेडक्वार्टर्स दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर लेते हैं? इलाहाबाद। ठीक है, आज भी इलाहाबाद के अंदर इंडियन आर्मी का गैरिसन है। इंडियन आर्मी आज भी यहाँ पे है। ठीक है, उससे पहले रेड फोर्ट में भी इंडियन आर्मी अपनी बैठती थी, बट अब एएसआई को सौंप दिया गया है। बट इलाहाबाद फोर्ट में अभी भी इंडियन आर्मी कार्यरत है। ठीक है जी, एक इम्पोर्टेंट लास्ट फैक्ट, एक बुक है जिसका नाम है असबाब ए बगावत। बगावत बगावत हिंद।
ये उर्दू के अंदर लिखी गई थी। दिस वॉज अ बुक रिटन इन उर्दू बाय whom? सर सैयद अहमद खान। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लिख देता हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो सर सैयद अहमद खान। ठीक है, कब लिखी गई थी? 1859। ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट क्लास में कांग्रेस बनवा देंगे आप लोगों की। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो दे कैन आस्क। एनी डाउट अंशुल, दिलीप, प्रेरणा? आई होप देर इज नो डाउट। चलिए, लेट्स रैप इट अप फॉर टुडे। कल रखते हैं क्लास। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।